राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आज का इस लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ों के टॉपिक्स को पढ़ लिया था, कंपैक्शन, एडवांटेज ऑफ कंपैक्शन, या किस जगह पर हम लोग कंपैक्शन करते हैं। तो कंपैक्शन बेसिकली क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। मतलब ये एक मनुष्य के द्वारा किया जाता है जिसमें हम लोग सॉइल को डेंस करते हैं। उसके बाद एडवांटेज ऑफ कंपैक्शन पढ़े थे, मतलब कंपैक्शन करने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होती है। हम लोगों ने वहाँ देखा था कि बेसिकली हम लोग करते क्या है, कंपैक्शन जो करते हैं उसमें सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। यानी कि सॉइल जो है कितना को लोड बियर कर सकता है, कितना ज़्यादा ज़्यादा कितना लोड बियर कर सकता है, तो वो करते हैं। और सॉइल की सेटलमेंट से बढ़ाते हैं। मतलब कोई भी सॉइल जो होता है कभी भी एक जगह से कहीं दूसरे जगह सेटल ना कर जाए, तो उससे ये स्टेबिलिटी, सॉइल की स्थिरता को बढ़ाते हैं। और पोरोसिटी, परमेबिलिटी को घटाते हैं, स्वेलिंग या कंट्रैक्शन को हम लोग घटा देते हैं। और जो कोई कोई सॉइल में होता है कि इरोजन हो जाता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कंपैक्शन करते हैं। फील्ड सिचुएशन जहाँ पर हम लोग कंपैक्शन करते हैं, वो जगह जहाँ पर हम लोग कंपैक्शन करते हैं, जहाँ पर हम लोग सफिशिएंट बियरिंग कैपेसिटी ना हो, वहाँ पर हम लोग कंपैक्शन करते हैं। या फिर जहाँ पर सॉइल कोहेजन लेस हो, सैंडी सॉइल में, उस जगह पर हम लोग कंपैक्शन करते हैं। और तो सॉइल पर हम लोगों का फाउंडेशन रहता है, तो इकोनॉमिकल फाउंडेशन डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। और जहाँ पर सॉइल जो हो परवियस हो, और वो सॉइल जो होता है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, मतलब सॉइल जहाँ पर वाटर को रोक के रखता है, तो वही स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल में एक चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, वो बाय मिस्टेक या को हो जाता है कभी कभी किसी से, कि कुछ चीज़ों सही रहती है लेकिन गलत चीज़ों इतनी अच्छी से माइंड में आ जाती है कि वो वही मुझे पढ़ाना पड़ गया। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे, शायद तीसरा पॉइंट में होगा, कंपैक्शन का डेफिनेशन जब हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ लिखे थे कंपैक्शन से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं। ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। ये पता नहीं कैसे किसी तरह से हो गया, मेरे माइंड में फुल्ली बैठ गया। बट मैंने जब डिस्कस किया ये लेक्चर के बाद कि अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि मैंने आज ये पढ़ाया है, तो उसमें तब पता चला कि नहीं, वो मैंने गलत पढ़ाया है। मेरे नोट्स में हालांकि लिखा हुआ है, सही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन माइंड में उतनी अच्छी चीज़ से बैठ गई कि मैंने वही पढ़ा दिया। तो उसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा कि हम लोग कंपेक्शन से जो है वाटर नहीं बल्कि एयर को रिमूव करते हैं। सड़क वड़क को जब बनता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस सड़क के ऊपर में गाड़ी से हम लोग पानी देते हैं, या कहीं भी हम लोग नया नया मिट्टी देते हैं तो उस पर पानी छिटकते हैं, तो वो होता है, वही कंपेक्शन है। कंपेक्शन में हम लोग वाटर देते हैं, लेकिन रिमूव हम लोग वाटर देते हैं तो वो क्या होता है, नीचे जाके जो भी एयर रहता है पार्टिकल्स के बीच में, वो रिमूव हो जाता है। तो हम लोग कंपेक्शन से क्या करते हैं, एयर को रिमूव कर दें। कंपेक्शन से एयर को रिमूव करते हैं। पानी देते हैं, पानी अप्लाई करते हैं कंपेक्शन करने के लिए, लेकिन रिमूव हम लोग एयर करते हैं। तो मेन पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि कंपेक्शन जो हम लोग करते हैं, वो उसमें से सॉइल से एयर को रिमूव करते हैं। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है, ये पीछे का सब कुछ हमने बता दिया। कंपेक्शन जो होता है वो ड्राई यूनिट वेट में निकाला जाता है। ड्राई यूनिट वेट कहने का मतलब ये हुआ कि ड्राई यूनिट वेट जो होता है, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, ये आप तो पहले पढ़े होंगे, ये शायद यूनिट 2 में है, यूनिट 2 में है। तो ये ड्राई यूनिट वेट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कोई भी सॉइल में कितना वेट ऑफ सॉलिड है, सॉइल सॉइल में सॉलिड होता है, एयर होता है और वाटर होता है। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये होता है ड्राई यूनिट वेट। तो कंपेक्शन को हम लोग ड्राई यूनिट के टर्म्स में मेजर करते हैं। ये हो गई पिछले लेक्चर की, यहां तक बात समाप्त कर दी। आज जो हम लोग पढ़ना है, हम लोग जो कंपेक्शन जो निकालते हैं, कोई भी सॉइल मैक्सिमम कितना से ज्यादा वो डेंस हो सकता है, मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट जो हम लोग ये पढ़े हैं, ड्राई यूनिट वेट, वो कितना ज्यादा से ज्यादा वो सॉइल कंपैक्ट हो सकता है,
वो दो टेस्ट से हम लोग पता करते हैं। एक है स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, और दूसरा है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो है इसको पूर्ण रूप से हम लोग कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को लाइट कंपेक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। अब बताएंगे कि इसको लाइट कंपेक्शन टेस्ट क्यों कहा जाता है, ये भी आगे हम लोग पढ़ते पढ़ते सब चीज चल जाएंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट ये एक आर प्रोक्टर नाम एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया है। और ये कब डेवलप हुए जानते हो? जब ये मतलब एक अर्थ फिल डैम बना रहे थे तो उस समय ये इन्होंने आर प्रोक्टर ने इस टेस्ट को डेवलप किया। और ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो है ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जो बोलो कि सॉइल कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपैक्ट हो सकता है, तो वही मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये सब आप लोगों को हम पूरा आगे डिफिनेशन में क्लियर कर देंगे कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या है या फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ये सब पूरे आगे डिफिनेशन में मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो है ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग करने का एक टेस्ट है। और ये IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2720 एक कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। पार्ट 7 में इस टेस्ट के बारे में दिया गया है, कुछ मतलब चीज है इसमें मॉडिफाई किया गया है। तो ठीक है, आ जाते हैं कॉपी पे, उसके बाद बताते हैं। अच्छा नहीं, इससे पहले आप और कुछ बता देता हूँ। एपरेटस में एक मोल्ड होता है, एक कॉलर प्लेट होता है, एक रेमर होता है। रेमर मेनली एक वेट प्रोवाइड मतलब कि एक कंपैक्ट करने के लिए जो हथौड़ा टाइप का होता है ना, उसी टाइप का आता है। वो फिगर में हम लोग बाद में आपको बता देंगे। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हम लोग बेसिकली करते क्या है कि 3 kg सॉइल लेते हैं, एयर ड्राई, जो हम ग्राउंड से सॉइल ले लेते हैं 3 kg सॉइल, और उस सॉइल को क्या करते हैं 4.75 mm सीब से पास करते हैं। याद रखिएगा कितना सीब, 4.75 mm सीब से पास करते हैं। फिर उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर देते हैं, फिर उसको मोल्ड में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद मोल्ड जो बताए ना अभी लेयर होता है, मोल्ड होता है, उस मोल्ड में हम लोग अंदर दे देते हैं। उसको फिर 3 लेयर में देते हैं, एक लेयर में नहीं, एक ही बार नहीं पूरा देना है। मोल्ड में एक लेयर दिए, फिर उसमें कंपैक्ट करेंगे रेमर से, और उसके बाद फिर एक लेयर देंगे, फिर कंपैक्ट करेंगे, फिर एक लेयर देंगे, फिर कंपैक्ट करेंगे, ये उसके बाद कर लेंगे। तब उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम आपको लिखते हुए और साथ में साथ पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को बता देते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, तो आते हैं कॉपी पे। जैसे बताया था कि कंपैक्शन जो हम लोग करते हैं उसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को 2 मेथड है, तो वही लिखा हुआ है। देयर आर 2 लेबोरेटरीज टेस्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। वो 2 टेस्ट था, और पहला है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, दूसरा है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के बारे में। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो था वो आर प्रोक्टर के द्वारा दिया गया था। ये जब कब दिए थे, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थफिल डैम, जब ये मतलब अर्थफिल डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना, तो उस में करने के लिए, उस जो अर्थफिल डैम करते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक टेस्ट दिया था स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। बाद में यही जो है कंपैक्शन के लिए यूज होने लगा। दिए वो जब कर रहे थे अर्थफिल डैम जो बना रहे थे कंस्ट्रक्शन ना, तो उस समय के लिए दिए थे, लेकिन बाद में इसी को कंपैक्शन के लिए जो भी यूज हुआ, और काफ़ी बेहतरीन मेथड है, टेस्ट बोलिए, बहुत काफ़ी बेहतरीन टेस्ट है ये। तो यही लिखा हुआ, इट वॉज डेवलप्ड बाय आर प्रोक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थफिल डैम। दूसरा पॉइंट में है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जिसको MTD भी कहते हैं, एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर ए गिवन सॉइल। मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो है ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है,
और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो है कि वाटर का वो अमाउंट जिस पर सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो डेंस हो जाए, वही वाटर का कंटेंट जो है वही ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट है, वो भी अभी लिखते हैं। IS 2720 पार्ट 7। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट 7 में 2720 के पार्ट 7 में रिकमेंड्स द सेम स्पेसिफिकेशन एज इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट विथ माइनर मॉडिफिकेशन। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ये कोड है 2720 पार्ट 7 में। अगर आप इसको सर्च कीजिएगा ना IS 2720 गूगल पे, ये आपको एक स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में मिल जाएगा। वो कह रहा है कि यही चीज़ जो है ना IS 2720 में सब कुछ है, कुछ ही मॉडिफिकेशन हुए हैं जैसा कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में है। मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में है ना, तो IS 2720 में जो है उस दोनों में बहुत कम का ही डिफरेंस है, माइनर मॉडिफिकेशन हुआ है बस। क्योंकि इंडिया में जो है लाइट कंपेक्शन टेस्ट चलता है, और ये जैसा कि बताया गया था RR प्रोक्टर ये कैलिफोर्निया से बिलोंग करते थे, तो ये इंडिया के नहीं थे। तो इसीलिए लाइट कंपेक्शन टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में कुछ ही है, लेकिन दोनों का नाम सेम ही है। जैसे कि हम दूसरा पॉइंट में लिखे हुए, दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइट कंपेक्शन टेस्ट। दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन कुछ ही चीज़ में है कि माइनर मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब कुछ ही चीज़ में ये अलग है, नहीं तो बाद बाकी चीज़ दोनों में सेम ही है। उसके बाद आइए कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें कुछ एपरेटस की आवश्यकता होती है। वो कुछ एपरेटस हैं, जैसे पहला है मोल्ड है, और दूसरा कॉलर प्लेट है, और तीसरा रैमर है। ये तीनों जो एपरेटस है इसको आप गूगल से एक बार पहले सर्च कर लीजिएगा, एपरेटस यूज इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। तब उसके बाद आप फिगर ये अच्छा से, मतलब कि आप पहले तो बना लीजिएगा, फिर बाद में अगर आपको से समझ तो पहले यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाया था। तो गूगल पर आप सर्च करोगे तो ये फिगर के बारे में आप लोग को समझ में आ जाएगा। और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं वो हम बता देंगे, लेकिन आप लोग को समझने के लिए आप लोग इसको यूट्यूब पर सर्च कर लोगे कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तो उसमें आपको भाई बहुत सारा टेस्ट आ जाएगा, जो कि मतलब टेस्ट किया हुआ का वीडियो है, तो वो आप लोग देख लोगे तो ये पूरा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे पहले मैंने लिखा हुआ है मोल्ड, मोल्ड को ये देख सकते हो कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ जो है ये मोल्ड है, उसके बगल में ये उसका कुछ प्लेट है, लेकिन मेन जो वॉल्यूम है ना अंदर का, मतलब खाली जगह, वो यहाँ से यहाँ है। कुछ ये ऐसे करके रखा हुआ है मोल्ड, पहले रहता ऐसे है, लेकिन उसको ऐसे करके फिगर, मतलब फ्रंट व्यू लिया गया है इसका, फ्रंट व्यू। तो ये नीचे उसका बेस प्लेट है जिस पर मोल्ड को रखते हैं। इसका ये जो है मतलब बोलो डायमीटर ये 100 mm है, हाइट जो है 127.3 mm है। ये नीचे ये नट लगा रहता है, यहाँ साइड में नट लगा रहता है। ये आप अगर गूगल पर सर्च करोगे ना तो ये सेम फिगर आएगा, लेकिन वहाँ बहुत क्लियर आएगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होगे कि यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है। तो ये फिगर आप लोग को गूगल से आप लोग अच्छा से बना सकते हो। इसकी साइज जो है 100 mm है, हाइट 127.3 mm, और इसकी पूरा का पूरा यहाँ का वॉल्यूम जो होता है ना, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरा एपरेटस है कॉलर प्लेट। कॉलर प्लेट को किया जाता है कि इसके ऊपर से रख दिया जाता है। सेम देखते हो यहाँ से यहाँ जो है वॉल्यूम वो इस पे रखा जाता है। ये देख रहे हो साइड में इधर जा रहा है, तो ये बस इस पे ऐसे करके आके बैठ जाता है। सेम ये जो नीचे गया है वो नीचे वाला पार्ट इतना दूर में आ जाएगा, इसके ऊपर से आ जाता है। इसका भी डायमीटर जो है 100 mm है, और इसका हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 mm है। तो फिर एक और है रैमर, जिससे हम लोग कंपेक्शन करते हैं। उसके बाद है रैमर। रैमर मतलब हथौड़ा ही होता है। ये देखिए रैमर का होता क्या, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को हम लोग पकड़ते हैं और ऊपर खींचते हैं, तो ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ से ये पार्ट है ये वाला, ये पूरा पार्ट ये ऊपर चल जाता है, और ये वाला पार्ट इसको पकड़े हुए रहते हैं। इसको ऊपर करके नीचे छोड़ देते हैं, फ्री फॉल कराते हैं। तो फ्री फॉल जो होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो उसके बाद इसमें ठग जाएगा। तो इसका हाइट जो है 310 mm है। और जो फेस हम लोग, मतलब जिस फेस से हम लोग मारते हैं, मतलब कंपैक्ट करते हैं, वो 50 mm का होता है। और जिसका हाइट, इसका हाइट भी जो होता है 50 mm ही होता है। और जिसको हम लोग पकड़ के ऊपर मतलब खींचते हैं वो 60 mm, और इसकी हाइट जो होती है 20 mm होती है।
और इस रेमर का टोटल इसका वेट जो होता है, ये वाला पार्ट का, ये जिसको हम लोग ऊपर खींचते हैं, इसका वेट जो होता है 2.6 kg होता है। हाइट ऑफ फ्री फॉल 310 mm होता है, मतलब कितना दूर से उसको ऐसे ऊपर, जैसे यहाँ पकड़ते हैं उसको ऊपर ऐसे आते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं यहीं से। तो हाइट जो होता है जितना दूर से हम लोग छोड़ते हैं वो 310 mm होती है। यूजुअली जब हम पूरा हम खींच लेते हैं तो यहाँ से यहाँ 310 mm होती है। फेस ऑफ डाया, मतलब जिस फेस से हम लोग कंपैक्ट करते हैं, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है टकराता है इस फेल से, तो ये 50 mm होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसीजर, मतलब जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, क्या स्टेप है उसको करने का, इस टेस्ट को, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को करने का क्या प्रोसीजर है, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप जो हमने लिखे हुआ है, अबाउट 3 kg ऑफ एयर ड्राइड सॉइल सैंपल, मतलब वो सॉइल जो एयर में सूखा हुआ हो, सॉइल ले लेंगे, उसको कुछ देर हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही एयर पर छोड़ देंगे तो वो सूख जाता है। तो वो 3 kg वैसा ही सॉइल लेना है और उसको पास कराना है। एंड इस देखिए, अबाउट 3 kg ऑफ एयर ड्राइड सॉइल सैंपल इज टेकन पासिंग थ्रू 4.75 ISC, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड का एक 4.75 mm का एक सीव होता है। अगर आप लोग लैब किए होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा कि कई सारे तरह के सीव होते हैं, तो उसमें से एक 4.75 mm का एक सीव है। तो वो स्वेल को हम लोग 4.75 mm से पास करना है, और तब जो है जो स्वेल सैंपल लेना है उसको हम लोग लेंगे जो पास हो जाए, लगभग वो 3 kg होना चाहिए, जो पास हो जाए ना वो 3 kg हमारे पास होना चाहिए। दूसरा स्टेप ये है, उसी सॉइल सैंपल में मिक्स्ड विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिर उस सॉइल में क्या करेंगे, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम लोग मिक्स्ड कर देंगे। फिर तीसरा स्टेप ये है, द मिक्स्ड सैंपल इज फिल्ड इन द मोल्ड इन 3 layers एंड ईच लेयर इज कंपेक्टेड 25 ब्लोज यूनिफॉर्मली। जो हम लोग सॉइल में हम लोग पानी जो मिलाए थे उसको क्या करेंगे, 3 बार मतलब फील्ड करेंगे। मतलब एक बार जो है, मतलब जो मोल्ड होगा और उसके ऊपर से जो कॉलर प्लेट लगाते हैं, मोल्ड के ऊपर से कॉलर प्लेट लगा देते हैं, उसके बाद सॉइल में ऐसा 3 पार्ट भाग देंगे। पहले पार्ट को एक बार मोल्ड में हम लोग दे देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 25 ब्लोज यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह जाना चाहिए, उसमें हम लोग रेमर से छोड़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा लेयर देंगे, फिर 25 ब्लोज करेंगे, फिर तीसरा देंगे, फिर 25 ब्लोज करेंगे। ये यूनिफॉर्मली होना, मतलब एक ही जगह नहीं हो, मतलब हर जगह वो होना चाहिए। फिर उसके बाद और आगे देखते हैं। उसके बाद जब हम लोग उसको पूर्ण रूप से मतलब कंपैक्ट कर देंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, द कॉलर इज रिमूव्ड, जो हम लोग मोल्ड के ऊपर से जो कॉलर रखे थे उसको हम लोग हटा देंगे। एंड एक्सेस ऑफ सॉइल इज ट्रिम्ड ऑफ, और जो मोल्ड के ऊपर जो सॉइल बचा हुआ है हम लोग उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, टू मेक इट लेवल विथ द टॉप ऑफ द मोल्ड। उसको एक लेवल, मतलब जो मोल्ड का टॉप होगा उस लेवल में सॉइल को ला देंगे। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी, हम लोग को ड्राई डेंसिटी का वैल्यू पता करना है, गामा डी, जिसको हम लोग ड्राई डेंसिटी गामा डी, जो फॉर्मूला होता है गामा बटे 1+W। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, इसको निकालने के लिए हम लोग वेट WN जो है वो वेट ऑफ मोल्ड है, मतलब उसको मोल्ड का वेट हम लोग निकाल लेंगे। W2 क्या है, वेट ऑफ मोल्ड प्लस वेट ऑफ सॉइल, जो हम लोग अभी यहाँ पर जो मोल्ड को ट्रिम्ड ऑफ किए हुए थे उसका वेट है, सॉइल प्लस मोल्ड WT है। और उसके बाद खाली करेंगे, मोल्ड का फिर लेंगे, वो W1 वेट हो जाएगा। भी हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो है मोल्ड का कितना होता है, वो 1000 cc होता है, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर उसके बाद गामा का क्या, गामा बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, यूनिट वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, W2 में से W1 घटा देंगे तो वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा बटा वॉल्यूम, यहाँ से गामा का वैल्यू आ गया। और वाटर कंटेंट W जो वहाँ देना है, वाटर कंटेंट हम लोग ओवन ड्राई मेथड से निकाल लेंगे, फिर इसमें यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग को ड्राई डेंसिटी का वैल्यू। दिस टेस्ट इज रिपीटेड ऑन द सॉइल सैंपल विथ इंक्रीजेज वाटर कंटेंट, और ये टेस्ट जो है फिर से हम लोग मतलब करना है कि इस बार क्या करेंगे, जितना पहले वाटर दिए थे उससे हल्का वाटर फिर से बढ़ाएंगे। एंड कोरोस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट आर डिटरमाइंड, फिर से जो हम लोग ड्राई, जितना उसका ड्राई डेंसिटी आएगा
और जिस वाटर कंटेंट पाएगा, दोनों को हम लोग फिर से नोट कर लेंगे। पहले एक बार जो हम लोग इससे पहले निकाले थे ना, गामा डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, W1 W2 करके ऐसे करके, तो फिर से वही फिर से करना है और फिर से वही वाटर का दूसरा जो इस बार इंक्रीज करके जो बढ़ा के वाटर कंटेंट दिए हैं, दोनों को लिख लेना है कि कितना ड्राई डेंसिटी है और किस वाटर कंटेंट पर ये आया है। दिस प्रोसीजर इज कैरीड आउट टिल द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। और ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि उसके ड्राई डेंसिटी में, पहले शुरुआत में क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे ड्राई डेंसिटी इसका बढ़ेगा, और ये प्रोसीजर तब तक करना है जब तक कि उसकी ड्राई डेंसिटी घटने ना लगे। तो वो तब जब घटने लगेगा तब तक हम लोग उसके बाद छोड़ देंगे। तो उसके बाद एक ग्राफ भी आता है, तो वो ग्राफ के बारे में अभी आप लोग को फिर से बताते हैं। उसके बाद 7वां स्टेप जो है वो है एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी। मतलब एक बिटवीन है वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, मतलब एक ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में एक ग्राफ बनाना है, और इसी ग्राफ को जो है ना हम लोग कंपैक्शन कर्व कहते हैं। वो ग्राफ कैसे बनेगा वो आप लोग बता देते हैं। इधर वाई एक्सिस पर हमने ड्राई डेंसिटी को रखा है और इधर कोरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट को लिखा है। माने कि पहली बार जो हम लोग शुरुआत में किए तो उसका ड्राई डेंसिटी कुछ यहाँ इस वाटर कंटेंट पर यहाँ आया, फिर दूसरी बार किए फिर यहाँ आया, फिर तीसरी बार किए यहाँ आया, चौथी बार किए धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, पांचवी बार किए ये यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या किया, फिर उसमें डिक्रीज देखने को मिल गया कि धीरे धीरे ये जो फिर से करते जाएंगे देखेंगे ये डिक्रीज होते चल जाएगा। उसके बाद कितना वाटर कंटेंट आप बढ़ाओगे तो वो डिक्रीज होगा। तो उसको जैसे ये मिलाएंगे ये वाला पार्ट को, तो ये एक ऐसे करके कर्व आएगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, कर्व रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, कंपैक्शन कर्व। चूंकि ये लाइट ना हम लोग मतलब कि लाइट कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हैं, या इसी को स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट भी कहते हैं, तो इसीलिए लाइट इसको क्या कहते हैं, लाइट वेट कंपैक्शन कर्व कहते हैं, या लाइट कंपैक्शन कर्व कहते हैं, लाइट वेट। क्योंकि इसमें और बताइए इसको लाइट कंपैक्शन कर्व क्यों कहते हैं, इसमें रैमर जो रहता है ना, ये मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के तुलना में ये हल्का होता है, इसीलिए इसको लाइट कंपैक्शन कर्व भी कहता है, लाइट कंपैक्शन कर्व। इसी कर्व को जो है लाइट कंपैक्शन कर्व कहते हैं। और ये मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी आया है, ये जो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम जो सबसे टॉप पर है, इसी को कहते हैं MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, MDD यहाँ लिख लीजिएगा अच्छा से, MDD है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आया है इसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC। इस सब को डिफाइन में हम डिफाइन करेंगे आगे चल के। तो इसके बाद कुछ और पॉइंट है, उसके बाद देखते हैं। तब उसके बाद कुछ अलग चीज़ SSC JEE सब में कुछ आता है, वो भी आप लोग को बता देते हैं। तब उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई डेंसिटी, तब उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ये जो हम लोग 7 तक लिखे हैं ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ है, तो अगर आपको आएगा कि राइट द प्रोसीजर, मतलब कि हाउ हम लोग कैसे स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट करते हैं, या उसके बारे में फुल डिटेल देने के लिए, तो वो आप लोग 7 पॉइंट लिख दोगे प्रोसीजर में, और उसके पहले जो कुछ लिखे अगर मतलब आता है पूरा डिटेल 6 नंबर का क्वेश्चन में, तो उसके आगे एपरेटस के बारे में, या उसके कौन दिया है, इससे क्या करते हैं, ये सब थोड़ा लिख के और ये प्रोसीजर लिख दोगे तो ये टोटल हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ ये आता है कि राइट द प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तो आप लोग ये 7 पॉइंट दोगे, फिर ये एक ग्राफ जो हम लोग बताए वो बना दोगे, तो आप लोग को मिल गया। अब इसके जो है मतलब करने के बाद हम लोग को ये ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ड्राई यूनिट वेट, जो ड्राई यूनिट वेट है, इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। मतलब जैसे जैसे हम लोग शुरुआत से वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो इसका ड्राई यूनिट वेट भी जो होता है क्या होता है, इंक्रीज करता है, टिल द मैक्सिमम यूनिट वेट गामा डी मैक्स। मैक्सिमम यूनिट वेट को हम लोग गामा डी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रीच्ड। मतलब ये तब तक होगा, मतलब ये तब तक बढ़ेगा, ड्राई यूनिट वेट तब तक बढ़ेगा जब तक कि उसका मैक्सिमम यूनिट वेट ना आ जाए। अगर ये आ गया, मैक्सिमम यूनिट वेट आ जाएगा, तो विथ फर्दर इंक्रीज इन वाटर कंटेंट द ड्राई यूनिट वेट डिक्रीजेज। जब ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम आ गया तब जो हम लोग उसमें वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसका ड्राई यूनिट वेट जो है वो डिक्रीज करने लगेगा। जैसे आप लोगों ने ये देखा ही था ग्राफ में, ये इस तरह के ग्राफ था, ये जब टोटल यही ना है गामा डी मैक्स, मैक्सिमम ड्राई यूनिट, ये जब आ जाएगा उसके बाद जो हम लोग
वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ड्राई यूनिट वेट घट रहा है, ये ड्राई यूनिट घट रहा है। यही चीज इस लाइन में लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्व किया गया, मतलब ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग को बताए हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, एसएससी जी सब में ये आ जाता है कि गामा डी का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन ए जो है नीचे है इंटू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी, जहाँ एन ए जो है ये परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है, मतलब सॉइल में कितना परसेंटेज वॉइड है। एयर वॉइड मतलब हवा जो है, हवा मतलब टोटली कहो कि हवा सॉइल में कितना है। जी तो जानते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। एन ए जो है ये प्रैक्टिकली कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सॉइल में कभी ना कभी वॉइड्स तो मतलब एयर तो रहता ही, कितनों कंपैक्ट कर दो तो वो एयर रहेगा ही कुछ ना कुछ। लेकिन थियोरिटिकली नीचे लिखा हुआ थियोरिटिकली ये जीरो, हम लोग मतलब मानना गया कि थियोरिटिकली ये जीरो है। तो इसी में जब हम लोग थियोरिटिकली जीरो पुट कर देंगे तो वह जीरो हट जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन जी गामा डब्ल्यू है 1 प्लस डब्ल्यू जी। और इसी इक्वेशन को जो होता है इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन कहा जाता है। तो इससे मतलब एसएससी जेई में आ जाता है कि मतलब कि कौन सा इसमें से फ्लोइंग में से इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन है, तो ये हो जाता है। और ठीक है, तो उसके बाद कुछ और पॉइंट है एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, 2-3 पॉइंट है, उसका लिखा के तब अपना सिलेबस पे आ जाते हैं। हाँ लेकिन नोट ये भी आप लोग कर लो, क्योंकि इसका जीरो एयर वॉइड लाइन का भी एक ग्राफ खींचेंगे, तो ये नोट कर लो अच्छा से, नोट्स पूरे प्रॉपर वे में बनाते रहो। हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा था कि ड्राई यूनिट वेट जो होता है गामा डी, ये जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई होता है। तो चूंकि एस ई बराबर डब्ल्यू जी होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू जी बाई एस। अब इस इक्वेशन में ई का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, जहाँ पर एस जो है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। फॉर फुल्ली सेचुरेटेड मतलब फुल्ली तरह से सेचुरेटेड है, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसमें यूनिट 2 में पढ़ा था कि एस बराबर 1 हो जाता है। तो 1 पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा, और इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ 100% सेचुरेटेड सॉइल कहा जाता है, या फिर इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ 100% सेचुरेशन कहा जाता है। तो इसके बाद ग्राफ इसके बारे में देख लेते हैं। ये है वही कंपैक्शन कर्व है, और इसी के बगल में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, ये जो है इसी लाइन को हम लोग कहते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन या लाइन ऑफ 100% सेचुरेशन, इसी को कहा जाता है। जो इक्वेशन ये आया था, इस एक्सिस पर हम लोगों ने वाटर कंटेंट को रखा था, और इधर ड्राई डेंसिटी को या ड्राई यूनिट वेट को रखा था, जो ये था एमडीडी था ये, और इधर ये वाला ओएमसी था, यहाँ ओएमसी ये एमडीडी था, और ये ओएमसी था, ये पॉइंट को ओएमसी, ये एमडीडी हो गया। तो अब इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, या इसी को ऑप्टिमम वाटर कंटेंट भी कहा जाता है। द वाटर कंटेंट corresponding टू द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी is known as optimum moisture content और optimum water content OWC। मतलब वाटर का वो अमाउंट, वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल जो है मैक्सिमम डेंस हो, उसी को ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। और दूसरा है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जो मैक्सिमम डेंसिटी है सॉइल का, मैक्सिमम डेंसिटी जो सॉइल मतलब सॉइल जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेंस हो सकता है, उसी डेंसिटी को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहते हैं, और इसी को गामा डी मैक्स या एमडीडी भी कहते हैं, वही है शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो उसके बाद सेचुरेशन लाइन का डेफिनेशन देना है और जीरो एयर वॉइड लाइन। ये लेक्चर है यहाँ फिनिश हो जाएगा, 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। फिर सेचुरेशन लाइन है, सेचुरेशन जैसे एक कंपैक्शन कर्व था, उसी तरह से एक सेचुरेशन भी एक तरह का लाइन है, जो उसके बगल में लाइन लिखी थी लाइन ऑफ 100% सेचुरेशन, ये इसके अंतर्गत आता है, सेचुरेशन लाइन के अंतर्गत ही है। लाइन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ कंपैक्टेड सॉइल एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन।
मतलब कोई डिग्री ऑफ सेचुरेशन को मान लिया गया है कि ये कांस्टेंट रख दिया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को कांस्टेंट रख दिया गया है कि मतलब इसी कांस्टेंट पे रहेगा सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और फिर उसका ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में जो एक रिलेशन आता है, जो उसके बीच में ग्राफ बनता है और वो ग्राफ एक लाइन होता है, उसी को कहा जाता है सेचुरेशन लाइन। इसके इसके अंतर्गत इसी के अंतर्गत 100% सेचुरेशन लाइन जो था वो इसी के अंतर्गत आता है कि जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन कांस्टेंट का गया, जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन को 100% रख दिया जाएगा तो इसी को लाइन ऑफ 100% सेचुरेशन कहा जाता है, 100% सेचुरेशन लाइन कहा जाता है। उसके बाद ये जीरो एयर वॉइड लाइन, द लाइन शोइंग थियोरिटिकल मैक्सिमम यूनिट वेट। प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं था ये जो केस है जीरो एयर वॉइड लाइन के लिए, तो ये थियोरिटिकल माना गया है कि इसमें जो वॉइड होगा वो जीरो होगा। वही लिखा हुआ है लाइन शोइंग थियोरिटिकल मैक्सिमम यूनिट वेट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज टर्म्ड एज जीरो एयर वॉइड लाइन। और ये जो लाइन होता है इट इज जनरली प्लॉटेड अलॉन्ग विथ कंपेक्शन कर्व, जैसे कि ये ऐसे था, उसका ये एक कंपेक्शन कर्व हो गया, इसके बगल में ही ये जीरो एयर वॉइड लाइन प्लॉट किया जाता है। ये हमारा क्या था, लाइट कंपेक्शन कर्व, ये कंपेक्शन कर्व बोलिए, लाइट कंपेक्शन कर्व था, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यही लिखा गया है। तो यहाँ पर अभी तक पूरा तो ये फिनिश हो गया आज का लेक्चर, और कुछ बचा नहीं है जीरो एयर वॉइड लाइन। ठीक है, लेक्चर 3 में फिर मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, और जो चीज़ ना हो तो माफ़ कीजिए, समझ मतलब कि जो चीज़ समझ में ना आए तो उसके लिए सॉरी। समझा पाना, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ना समझ में आए तो कुछ चीज़ सर्च वर्च करके आप लोग समझ लीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग के वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आता है, इस पर सब्सक्राइब लिखा रहता है, वहाँ क्लिक करोगे तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाओगे। और उसके जस्ट राइट साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करके ऑल कर दोगे तो कोई भी वीडियो अगर मेरी बनेगी तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो यही कहना था, तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पूर्ण मस्ती से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो ठीक है।